everyone. Online class 8th, subject SST, lesson 11, part 2. Agriculture based industry. कृषि आधारित उद्योग. Textiles, jute, silk and woolen clothes, sugar and oils are the industries based on the raw material obtained from agriculture. For centuries, India was known for her cotton and silk fabrics. India exports cotton clothes in ready-made form. They are exported to US, Britain, Russia, France, Eastern countries of Europe, Nepal, Singapore, Sri Lanka, and African countries. The cotton mills are located mostly in Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Tamil Nadu. Jute goods are the second major industry in India. Woolen clothes are produced in Punjab, Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Haryana, and Rajasthan. The woolen clothes from India are exported to many countries. In the sugar production, India stands second in the world. Uttar Pradesh and Maharashtra have maximum sugar mills in India. Andhra Pradesh and Gujarat also give sugar mills. सूती, जूट, रेशम और ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी व खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। सूती पर रेशमी वस्त्र बनाने में भारत का एक अधिकार प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत सूती वस्त्र का निर्यात अधिकतर सिलाए वस्त्रों के रूप में करता है। यह निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका व अफ्रीका के देशों में किया जाता है। सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु में स्थापित है। जूट एवं जूट से बने सामान भारत के दूसरा बड़ा उद्योग है। ऊनी वस्तुओं का उत्पादन पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में किया जाता है। ऊनी वस्त्र भारत से अनेक देशों में भी निर्यात किए जाते हैं। चीनी उद्योग के रूप में भारत का स्थान संसार में दूसरा है। उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। आंध्र प्रदेश व गुजरात में भी चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री. खनिजों पर आधारित उद्योग. Such industries based on raw material like iron, steel, cement, chemicals are called mineral-based industry. The first iron and steel plant was set up to Protonoma in Tamil Nadu in 1830. Modern iron and steel plants was set up in Jamshedpur, Jharkhand in 1907. Iron and steel is heavy industries because the raw material used is heavy and bulky. These include iron ore, coking coal, limestone, and manganese ore. Besides, India has chemical industries under which fertilizer, artificial fibers, rubber, plastic goods, plants, and medicines are made. Transport equipment like rail engines, coach, motor vehicle, bus, truck, car, motorcycle, aeroplanes, and building industries and heavy industries and electronic industries have been set up. The above industries provide employment in large number to the people. All these efforts are the symbol of our industrial development. अब आते हैं ऐसे खनिज एवं आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर होते हैं, जैसे लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। भारत में लोहा व इस्पात का पहला कारखाना सन 1830 में पोर्टोनोवा नामक स्थान में तमिलनाडु पे लगाया गया। लोहा व इस्पात बनाने का आधुनिक कारखाना 1907 में जमशेदपुर, झारखंड में लगाया गया। लोहा व इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इससे अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें लोहा एस कोकिंग कोयला, चूना पत्थर और मैंगनीज आयस का उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादित माल भी भारी होता है। एल्युमिनियम एवं तांबा का प्रगलन भी भारत में बड़े उद्योग में है। इसके अतिरिक्त रासायनिक उद्योग, जिनके अंतर्गत उर्वरक, कृत्रिम रेशे,
कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग रोगन तथा औषधियाँ तैयार की जाती हैं। परिवहन उपकरण जैसे रेल के इंजन, डिब्बे, मोटर वाहन, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल आदि, वायुयान एवं पोत बनाने संबंधित बड़े एवं भारी उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किए गए हैं। उपरोक्त सभी प्रकार के उद्योग बड़ी मात्रा में व्यक्तियों का रोजगार उपलब्ध कराते हैं। ये सभी प्रयास हमारे देश के औद्योगिक विकास के सूचक हैं। सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल institutions, etc. From the service sector, India is one of the leading countries of the world in software technology development. इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्थान आदि क्षेत्र आते हैं। सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में भारत दुनिया में प्रसिद्ध है। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुटीर व लघु उद्योग। ए notable features of industrial growth in our country has been the emphasis on the development of cottage and small scale industries. Cottage and small scale industries are the traditional industries as they need less capital investment and goods are made by the family member, the farmer, and busy for 6 months in a year, and when they have no work for the rest of the 6 months they earn money. Why these industries produce various traditional products like baskets, small toys, beads, ropes, envelopes, papad, mats, body, spices, and weaving cloth, etc. Poor people can earn money without much capital investment. Small scale industries are generally run with the help of hired laborers. Now the government is taking several measures to develop these industries. A lot of faculties are now being given to them to expand it and produce more, and the employed are getting employment. हमारे देश में उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय की वृद्धि में कुटीर उद्योग का बहुत बड़ा महत्व था। कुटीर उद्योग परंपरागत उद्योग है। इनमें कम पूंजी लगती है तथा घर में सदस्यों द्वारा ही वस्तुएं बना ली जाती है। किसान के पास 6 माह काम रहता है। शेष 6 माह जब वह बेरोजगार रहते हैं तब वह इन कार्यों को कर धन कमाते हैं। खिलौने बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़, बड़ी बनाना, चटाई, झाड़ू, मसाले, बीड़ी कपड़े बुनना आदि कार्य कुटीर उद्योग में किए जाते हैं। इसी तरह लघु उद्योग में भी कम पूंजी लगती है, कम मजदूर द्वारा ही कार्य करा लिया जाता है। सरकार अब इन उद्योगों को हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 5-year प्लान, आर्थिक विकास एवं पंचवर्षीय योजनाएं। In order to ensure systematic development through planning, the Government of India set up the Planning Commission in 1950. So far, the Commission has developed 11 5-year plans and 3 annual plans. देश में नियोजित ढंग से विकास करने हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई, जो अब तक 12वीं पंचवर्षीय और 3 वार्षिक योजनाएं बना चुका है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 से योजनाएं आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह प्रदान करता है। Planning means to move forward in faculties, to fix priorities, and to achieve aim and purposes. This depends on the fact that we must think before moving ahead.
With the implementation of there has been a lot of growth in agriculture production in industries. The three aspects addressed in the 11th five-year plan were नियोजन का अर्थ है साधनों प्राथमिकताओं का निर्धारण करना तथा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाना। यह बात हमारी इस धारणा पर आधारित है कि आगे कदम बढ़ाने के पूर्व विचार करो और सोचो। इन्हें क्रियान्वित करने के फलस्वरूप कृषि व उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3 बातें रखी गई हैं। टू फिक्स डेवलपमेंटल गोल एंड सेट द प्रायोरिटी। विकास के लक्ष्य निर्धारित करना तथा उनकी प्राथमिकता निश्चित करना है। टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। The produced goods and income earned by them should be distributed judiciously. नियोजित विकास के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं और उनसे अर्जित लाभ को नियोजित वितरण करना। The aim of the 5-year plan is to enhance development through planning. At present, the 12th 5-year plan is in progress. नियोजन के माध्यम से विकास की गति देना पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हो चुकी है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना दिस योजना was started by the banks in 1998 and 99 to improve the economic conditions of the farmers. A short-term loan at least interest rate was made available to the farmer through this card. By providing insurance for crops, the risk factor for the farmers was further reduced. Insurance facility is available for the farmer also. किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सन 1998 और 99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत किसानों को कृषि भूमि के आधार पर उचित मात्रा में अल्पकालीन ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता था। इसके साथ साथ फसलों का बीमा कराकर किसान के जोखिम को कम कर दिया जाता था। किसानों को भी बीमा लाभ की सुविधा प्रदान की जाती थी। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फसल बीमा योजना टू इंश्योर द क्रॉप अगेंस्ट नेचुरल क्लाइमेट रेन below average rainfall, frost diseases. Government started crop insurance scheme. In this scheme, if the crop is damaged, a fixed amount is given to the farmer to encourage agriculture. किसानों की फसलों की विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे अतिवर्षा, अल्पवर्षा, पाला, कीट एवं बीमारियों के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत बीमित फसल को क्षति होने पर उसकी भरपाई के रूप में निश्चित राशि उपलब्ध कराई जाकर किसानों की सहायता प्रदान कर कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। Our major economic problem, मुख्य आर्थिक समस्याएं। In the ancient times, Indian economic was rich and developed. India was independent financially. The industry of pottery, metal building were in advanced stage during the Indus Valley civilization. In the medieval period, Indian silk was in such a high demand that Roman people were ready to pay in gold equal to the weight of Indian silk. The East India Company in the initial stages used to purchase India clothes, spices and cotton product in return of precious metal. Later situation changed. During 6 decades of our independence, we have made lot of development and we repaired benefits also, but still there are few economic problems before us, and some of the problems such as poverty, unemployment, prices rise and
population growth have drawn serious attentions of the government. The problems are अब प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं विकसित थी। भारत में आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिट्टी के बर्तन, धातु उद्योग, भवन निर्माण उन्नत अवस्था में था। मध्यकाल में भारतीय रेशम की मांग विदेशों में इतनी अधिक थी कि रोम के निवासी रेशमी वस्त्रों के भार के बराबर सोना देने को तत्पर रहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक वर्षों में बहुमूल्य धातुओं को बदले भारत में बने कपड़े, मसाले व कुटीर उत्पाद खरीदती थी। बाद में स्थितियों में परिवर्तन हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक में हमने विकास की बहुत से कार्य किए हैं, अब उनका लाभ भी लिया है, किंतु आज भी हमारे समक्ष कुछ आर्थिक समस्याएं विद्यमान हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, बेरोजगारी एवं मूल्य वृद्धि के सामना हमें करना पड़ रहा है। इनकी जानकारी इस प्रकार है। पॉपुलेशन। The rapid growth of population in India is the major problem in the economic development after independence. Issues like poverty and unemployment are still rising. In 1951, the population of India was 36 crores, which increased to 121.6 crore by 2011. The main causes of population growth are poverty, literacy, desire to have male child to run the family, and child marriages. The population increase impedes the economic growth of nation. This leaves a lasting effect on the lifestyle of people. For the expansions of industries and increase in production of good food grains are not possible at the rate of increase in population. Most of the population depends on agriculture in India. Our agriculture is not capable of bearing the burden of fast growing population in India due to population growth. Agricultural land or fertile soil and forest land is decreasing because हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। भारत के आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल इसी समस्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आज तक नहीं सुलझ सकी। वर्ष 1951 में जब भारत देश में कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 121.6 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जनसंख्या वृद्धि के मूल कारण निरंतर अशिक्षा, बस चलाने के लिए लड़के की लालसा व कम आयु में विवाह करना। जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक प्रगति पर बाधा आती थी। इस प्रभाव देश के लोगों को जीवन स्तर पर पड़ता था, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि होती थी उसी अनुपात में खाद्यान्न एवं उद्योग धंधों का विस्तार संभव नहीं था। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। इतनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को पोषण करने में हमारी खेती समर्थ नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि योग्य या उपजाऊ भूमि व वन क्षेत्र की भूमि कम होती जा रही है, क्योंकि increase in population leads to the construction of roads, various residential colonies, hospital for public welfare, post office और construction of building by various department। बढ़ती जनसंख्या के कारण सड़कें, विविध आवासीय कॉलोनियां, जनहित हेतु अस्पताल, पोस्ट ऑफिस अथवा अन्य विभागों हेतु भवनों का निर्माण करना। अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एयरपोर्ट, बस स्टैंड एंड अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क। सुविधाओं के हेतु एयरपोर्ट, बस अड्डा अथवा अन्य संचार कार्य हेतु भूमि का आवंटन। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड सॉइल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड एज ब्रिक लेन्स। मिट्टी का एक बहुत बड़ा भाग अन्य कार्यों में प्रयोग हो रहा है, जैसे मकानों के लिए, ईंट बनाने के लिए। फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड कैटल्स ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज यूटिलाइज्ड। मवेशी तथा अन्य जानवरों को चराने हेतु भूमि क्षेत्रों में चारागाहों का विकास। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एवरी ईयर lakhs of hectares
of land surface gets washed away by rain and floods. पेड़ पौधों की लगातार कटाई से प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि की ऊपरी सतह नदी तथा वर्षों के जल अथवा बाढ़ से बह जाती हैं। थैंक यू।